सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग फिर से आए हैं 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। यूपी बोर्ड वाले 22 फरवरी को पेपर है। इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि जिनका 22 फरवरी को पेपर है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जरूर देखें इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि पेपर में जितनी चीजें पेपर आपको पूरा 100% इस ही वीडियो से आने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि 10th क्लास का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम लोगों के लिए और हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो हिंदी की सारी बात करेंगे, क्या क्या आने वाला है, जीवन परिचय से लेके निबंध से लेके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण, सारी बातें मैं एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जीवन परिचय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेपर, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो लॉन्च करी थी, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें मैंने बताया था पेपर को कैसे लिखना है, कौन सी चीजें पहले करनी है। तो वही बात मैं फिर से बताने वाला हूं। जो चीजें टाइम कंज्यूमिंग है उन्हें बाद में करना है और जो चीजें इजी होती हैं उन्हें हम लोगों को पहले कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हम लोगों को करना है, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 जीवन परिचय आपको जरूर याद करने हैं, 3 जीवन परिचय। बाकी मैंने जीवन परिचय के ऊपर एक फुल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, अगर आपको वो देखनी हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन परिचय के लिए अगर मैं यहाँ पे सारे जीवन परिचय एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि इस टाइम पे मैं ज्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट करूं। जिन बच्चों को जीवन परिचय आता है वो वीडियो ना देखें, जिन बच्चों को नहीं जीवन परिचय आते हैं, कोई डाउट है तो उस वीडियो को जाके देखें। एक ही वीडियो में मैंने सारे गद्य और पद्य दोनों के जीवन परिचय कराए थे, तो उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे मैं थोड़े बारे शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि 3 जीवन परिचय याद रहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का। 2 का आपको गद्य से जरूर याद कर लेना। तीसरा अगर आप याद करना चाहें तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूं, कति शॉर्ट में, ज्यादा मैं लॉन्ग में नहीं जाऊंगा। एक सेकेंड, ये कहां गया, ये है। मैं ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाऊंगा, एक सेकेंड में शॉर्ट में बता दूंगा। हिंदी के प्रतिभापूरी मुद्र प्रतिभा संपन्न समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 जिले में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। सबसे पहले मैंने बताया जीवन परिचय में कवि का जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम, मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु किस सन में हुई थी, जन्म किस सन में हुआ था। ये चीजें याद करनी है, बाकी चीजें आप अपने हाथ से बना के लिख सकते हैं। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं याद करना है। विद्यु जी धार्मिक थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, माता पिता सबकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नॉर्मल आप लिख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पे हुई, अपने पिता के पास, जिले की राट तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 73 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। तो ये तो एक तरीके से कहानी है, ये आपको याद होगी। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो जरा आप कुछ भी अपनी तरह से बना के लिख सकते हैं। उनके जीवन में बहुत कठिनाई थी या ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। एंड टाइम आ गया तो आपको कोशिश करनी है जो आप पॉइंट वाली चीजें हैं वो लिखें। और जो चीज कतई आपको कंफर्म है कि अगर आपको पता है 1884 ईस्वी में ही हुआ था, तो कोशिश करें उसे ब्लैक पेन से लिखें, उसे अंडरलाइन कर नीचे से, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करे कुछ अलग से इफेक्ट दिखना चाहिए कि अरे वाह, इस बच्चे को आता है, इसने अलग से हाईलाइट करके रखा है। तो जितना हो सके अपनी कॉपी को ऐसे मेंटेन कीजिए कि जो जो टीचर को चीजें चाहिए, टीचर को क्या चाहिए, जन्म का स्थान, जन्म का सन, माता नाम, पिता नाम, मृत्यु किस सन में हुई, कौन कौन सी प्रमुख कृतियां थी, तो वो सब आप काले पेन से लिखिए। टीचर सिर्फ उसी को देख के नंबर दे देगा, फालतू वो आपकी कॉपी में घुसेगा ही नहीं। तो जो चीज अगर आपको खुद से कंफर्म है कि हाँ मुझे पता है इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, तभी वो ब्लैक पेन से करिएगा। पर अगर आपको मानिए XYZ कोई डाउट आ रहा है कि मुझे सन नहीं याद आ रहा, तो उसे ब्लैक पेन से मत करिएगा, क्योंकि वो गलत होगा तो एग्जामिनर उसे गलती को भी दूर से पहचान लेगा। तो ये आपको तभी अप्लाई करना जब आप अपने आप में कंफर्म हो कि आप 100% आपको पता हो कि यही आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में और बता दूं। इनके बारे में 84 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता के पास हुई थी तहसील में इंटरमीडिएट इन्होंने इलाहाबाद से की, किंतु परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गया। मिर्जापुर में न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, नौकरी के स्वभाव में अनुकूल नहीं थी। मिर्जापुर से मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। वहीं पे अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, निबंध, कविता आदि लिखी। उसके बाद विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग लिया। फिर श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरिक प्रचारणी सभा में सम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक
काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। फिर श्याम सुंदर दास जी ने के अवकाश प्रदान करने के बाद इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए थे। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के हिंदी के यह दिग्गज साहित्यकार 1941 में स्वर्गवासी हो गए। इनकी मृत्यु कब हुई? 1941। 1884 से 1941 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। ऐसे याद कर लेना है, ज्यादा फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसे उंगलियों पे याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में भी बता देते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? चिंतामणि इनकी थी, निबंध इनका चिंतामणि था, रसमीमांसा था, त्रिवेणी थी, सूरदास था, ये इनकी रचनाएं थी, ठीक है। उसके बाद में अगर साहित्य में स्थान ये सब आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, ये सब आपका फालतू की चीजें हैं, इतना ध्यान नहीं देना है। और गद्यांश की बात कर ले तो बेटा देखो, गद्यांश आपको सारे याद नहीं करने, मैं पहले भी बता दूं टाइम नहीं होता इतना कि आप सारे गद्यांश याद करने बैठे, क्योंकि कल आपका परसों पेपर है। अब 2-4 दिन में आप सारे गद्यांश नहीं पढ़ पाएंगे। आपको क्या करना है, सारे गद्यांश जितने आपको ये देख लेना है कौन सा गद्यांश कौन से चैप्टर का है। आपको जैसे कि मित्रता वाला चैप्टर आचार्य रामचंद्र जी का मित्रता वाला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? मित्रता, ठीक है। तो उससे आपको ये देख लेना कि उससे रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि हम लोग आज समय समाज में प्रवेश कर चुके हैं, अपना कार्य आरंभ करते हैं, तो जैसे कि आप देख लें समय से रिलेटेड है, सामाजिक जीवन से रिलेटेड चीजें हैं, ये कौन से गद्यांश में पूछी जाएंगी? ये मित्रता वाले चैप्टर से पूछी जाएंगी। तो आपको ऐसे याद कर लेना कि कौन से सब्जेक्ट का या कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से सब्जेक्ट का, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कौन से चैप्टर से लिया गया, कौन उसका लेखक है, ऐसे ध्यान कर लेना। जैसे कि आपको ये ध्यान कर लेना कि सामाजिक से रिलेटेड कौन, मित्रता वाले में अगर कोई सामाजिक से रिलेटेड गद्यांश आता है तो ये मित्रता वाले पार्ट का होगा। मित्रता वाले के पार्ट के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ऐसे करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसके बाद ऐसे ही आपको द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या, सारे रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेनी। और रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको क्या करना है बेटा, तो जो आपको पैराग्राफ में समझ में आ रहा है वही घुमा फिरा के लिख देना है, थोड़ा अपने पास से बना के लिखना है, सेम टू सेम डिट्टो वही कॉपी नहीं करना है। आप लोगों को अगर कोशिश करिएगा उसे समझ के, जैसे कि उसे समझना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार करके बता दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संग्रहण ग्रहण करने को योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति आपराधिक हो रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप को चाहे उस रूप में कर दे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात के ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इस पार्ट से क्या समझ में आया बेटा, आप खुद समझिए। इसे 1 या 2 बार आप खुद पढ़ेंगे, आप खुद अपने आप इसके गद्यांश की अनुवाद कर लेंगे। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना वहां पे, एक पेपर आप पकड़ आप 1-1 घंटा आपके अनुवाद में वेस्ट करें। तो आपको कहने जैसे यह समझ में आ रहा है कि हम लोगों को ना अपने से ऊंचे व्यक्ति के संग रहना है, जो हम लोगों के ऊपर सारा हम लोग उसकी मर्जी से चले, वो कहे उठो उठो, वो कहे बैठे बैठो, ऐसा नहीं करना। ऐसे लोगों के संग नहीं रहना है कि अगर वो बुरा करेंगे तो संग में हम लोग भी बुरे होंगे, और ऐसे लोगों के संग भी नहीं रहना है कि जो हम लोगों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं कि भैया कहेंगे तो करेंगे, भैया नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के संग भी नहीं रहना है। तो और इसके आपके जो संदर्भ की बात आ जाएगी तो मित्रता नाम से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से। उसके जो आपके लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, ठीक है बेटा। तो उत्तर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ लेखक, और इसका आंसर क्या होगा, लेखक का कथन यह है कि जब हमारे घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तो हम प्राय आपराधिक ही होते हैं। उस समय ना हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका चित्त हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है, क्योंकि उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते, हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, हो गया इतना सा, मतलब कि पूरा एक तरीके से इन्होंने गद्यांश का ही लिखा है, बस इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना गद्यांश का ही होता है, बस कुल मिला के वो अपनी भाषा में लिखना होता है, सेम टू सेम वो ही नहीं लिख देना होता है। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है, क्या नाम होता है, गद्यांश। तो मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपका
जीवन परिचय बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक गद्यांश बता दिया, गद्यांश करने की ट्रिक बता दी कि गद्यांश कैसे किया जाता है। अब मैं एक बार स्पीड में ही जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको बता देता हूँ। मैं पूरी फुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिसे फुल डिटेल में देखना हो, जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कतई निर्लज्ज हो गया है, वो जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने ऑलरेडी सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है बार बार, ये यहाँ पे तो हिंदी के साहित्य में उपलब्धि एक युगांतर घटना ऐसा प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य के श्रीवदी अवतरित हुए हैं नाटककार, हिंदी के महान हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वभाव से इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। स्वभाव से मतलब खुद से ही अपने हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही वेद, पुराण, इतिहास आदि का ज्ञान गहन अध्ययन किया। माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने व्यवसाय और पारिवारिक उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक दूसरी पत्नी की मृत्यु ने इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। तो आप एक तरीके से थोड़ा और मैं बता दूं, फलता वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ में दब गया। इनको विषम परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर साहित्यिक सेवा में लगे रहे और क्रमशः प्रसाद जी का शारीरिक चिंताओं से जर्जर हो गया था, अर्थात ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। 14 नवंबर सन 1937 में केवल 48 वर्ष की आयु में ही इनका देहांत हो गया था। ठीक है, इनकी कृतियां आपकी हो गई स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, द्रुपदामिनी, कामिनी और जयमेघ का नागयज्ञ और कंकाल, तितली, इरावती। इनकी बहुत ज़्यादा आंसू, झरना, लहर, इनकी बहुत सारी रचनाएं, आपको कोई भी 5-10 याद कर लेनी। तो इस तरीके से पूरा जीवन परिचय था। अब आपको अगर एक कहानी के तरीके से याद करना है इनके जीवन पर, ऐसे नहीं याद करना। इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद जी एक प्रसिद्ध नाटककार, निबंधकार थे। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी जिले में हुआ था। इनके पिताजी एक बहुत ही संपन्न परिवार में संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। इनके पिताजी का नाम आपका मैंने यहाँ पे बताया था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद नहीं, बाबू देवी प्रसाद का था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई थी। फिर जब से थोड़े बड़े हुए तो इनकी माता का निधन हो गया था। फिर थोड़े दिनों बाद इन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला ही था, तो मतलब फिर इनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद फिर तो जब इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने इनका, शंभुनाथ जी ने इनका पालन पोषण किया था, तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही इनके भाई का भी निधन हो गया, फिर इनकी भाभी का भी निधन हो गया, फिर इनकी पत्नी का भी निधन हो गया। मतलब कुल मिला के इनका पूरा जीवन जो था कष्टमय तरीके से बीता। और फिर इन्होंने अपने आप को संभाला। जो इनका घर कतई धन संपन्न हुआ करता था, वो ये ऋण में आ गए। क्यों? जब हल्के हल्के करके पूरा मतलब कि सबकी मृत्यु होती गई, तो सब बार इन छोटे से बालक पे आ गया। फिर इनकी शादी भी जल्दी हो गई, फिर तो सब ये ऋण में आ गए। तो ये एक कहानी की तरह से आपको याद करना है। ठीक है, और बाकी इनका जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, एक आपका ममता पाठ है इनका। तो ममता चैप्टर का अगर मैं आपको एक ये व्याख्या करवा देता हूँ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी बरसात लिए वह सुख के कंटक साइन में विकल रही थी। वह रोहतास दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव न होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तो एक तरीके से आपको पहले से पढ़ना है, खुद से समझना है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको खुद से समझना है, पहले खुद लिख लेना है, फिर उसके बाद मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले उसके लेखक का नाम लिखना है और पाठ का और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता है क्या होगा? तो पाठ का नाम आपका क्या है? ममता। लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो उसके बाद इसके जो आंसर पे आ जाते हैं, तो फिर इसका आंसर का नाम क्या है? ये क्या हो रहा है? ये है इसके लेखक का नाम। इसके लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद जी का अंश की व्याख्या कहना है। रोहतदास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के
प्रभा समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उनका मन दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की शैया के समान प्रतीत हो रहा था। तो ये इसका आपका व्याख्या थी। इसे आप कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा हो सके याद ना करके अपनी भाषा में लिखें, क्योंकि अगर वहाँ पे आप याद करा वो लिखेंगे क्या था तो उसमें टाइम बहुत जाएगा। आप अपने पास से खुद से लिखेंगे, खुद से आप सक्षम होंगे लिखने में, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। आप पेन उठाएंगे और सीधे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 जीवन परिचय और 2 वाक्यांश आपको करवा दिए। आपके लिए इसमें इतना ही था आपके काव्य खंड में। फिर उसके बाद हम लोग गद्य खंड में आ जाते हैं। वो काव्य खंड में, गद्य खंड में इतना ही था, हम लोग काव्य खंड में आ जाते हैं। काव्य खंड में और इसकी अगर मैं आपको और बात बताऊं तो क्या लिखें या भारतीय संस्कृति और ईशा तू ना गई मेरे मन से, इन सब के बारे में एक बार सारे गद्यांश को रीड कर लेना है कि कौन सा गद्यांश कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि अगर आपको वो पता चल जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग काव्य खंड पे आ जाते हैं। जैसे सूरदास जी की जीवन परिचय, मैं आपको पहले ये तुलसीदास जी का खुल गया, तो पहले सूरदास जी का मैं जीवन परिचय करवा दे रहा हूँ। सूरदास जी का जीवन परिचय, तो सूरदास जी जन्मंद थे, जैसा आप लोगों को पता है। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रनुक्ता नामक ग्राम पर हुआ था। कुल विद्वान दिल्ली के निकट सिही, कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक ग्राम में बताते हैं और कुछ लोग इनका रौनकता नामक ग्राम में बताते हैं। इनका जन्म स्थान में मतभेद है। तो सूरदास जी जन्मंद थे, जैसा आप सबको पता है। इस विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव चित्रण किया है जो कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि जो जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इतनी कतई मतलब कि सचित्र वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है, कुछ लोगों का मानना है, पर ऐसा नहीं है। ये जन्मांध थे, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, बहुत से लोग मानते हैं। फिर इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानि विवेशक लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत रक्त के गायन में थी। इन्होंने भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो बाकी इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इससे रिलेटेड गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी पे पारसोली नामक ग्राम पर खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए उन्होंने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था 1583 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ठीक है, महाकवि सूरदास जी की अगली 3 ही जो आपकी 3 रचनाएं हैं वही है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्यिक लहरी। ये 3 रचनाएं ही इनकी जो हैं वो हम लोगों के पास इस टाइम समझ हैं। ठीक है, फिर जयशंकर, उसका तुलसीदास जी का, और आप चाहें तो फिर देखिए सूरदास जी का मैंने आपको पढ़ा दिया। आप तुलसीदास जी का, बिहारी जी का, सुमित्रा नंदन पंत का, महादेवी वर्मा का, ये 3 आप अपने पास से, और चाहें तो मैथिली शरण गुप्त का ये पढ़ सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो अपने आप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं सारे तो नहीं कहूँगा, एक सेकेंड, अभी मैं यहाँ पे सारे तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बेटा एंड टाइम पे मैराथन वीडियो है। मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो एक पहले क्लास में करा चुके हैं, तो आप सूरदास वाला मैंने पढ़ा दिया, तुलसीदास वाला आप कर सकते हैं, और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 3 आपको घर पे और पढ़ लेने हैं। कितने? 3 आपको घर पे पढ़ लेने हैं। ठीक है, और और बाकी आप जितना हो सके गद्य एक बार सबके पढ़ लीजिएगा, चैप्टर के नाम और सारे, मतलब कि किस चैप्टर से लिया गया, कौन से वाले पद से लिया गया है और कौन से वाले कौन लेखक होंगे, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ संस्कृत खंड की। तो संस्कृत खंड में आप लोगों को सबसे पहले, जैसा कि उसमें था, सारे पता कर लेना कि वाराणसी चैप्टर में किससे रिलेटेड, वाराणसी से रिलेटेड, संस्कृत भाषा से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। अनयोक्ति वाले में वीर वीरेण पूज्यते, प्रभुते ग्रामीण, देशभक्त चंद्रशेखर, केन की वर्धते, और देशभक्त
देशभक्त चंद्रशेखर वाले से बेटा बहुत क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो 2 ही चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वाराणसी वाले में से और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद वाले में से। तो इन दोनों के चैप्टर जरूर कर लेने हैं। फिर सबके जो आपके व्याख्याएं हैं वो किसी से भी पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं, पर भारतीय संस्कृति चंद्रशेखर वाला, वाराणसी वाला और आपका एक और है ये वीर वीरते पूजते वाला। इनमें से आपके जो आपके संदर्भ या श्लोक पूछे जाते हैं वो इधर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हो सकता है थोड़े बहुत अभी कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन वगैरह कराने की कोशिश जरूर करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको कराया जा सके। तो वाराणसी वाले चैप्टर में, और देखिए सारे चैप्टर को आप लोगों को गद्यांश सब नहीं करने हैं आपको याद, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान कर लेना जरूर कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता संस्कृत में, सिर्फ और सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाराणसी सुख सुविख्याता प्राचीन नगरी यह विमल सली तड़या गड़या कुली स्थिता असया घटाना वालय कृति पड़ाक्त धवलया चंद्रकया बहुराजता अगगणिता पर्यटका सूर्धभया देशभय नित्यम अत्र अयांति अस्या घटना शोभाम विलाक्य इमा बहु प्रशंसिति। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है तो आपको ये पता चल जाएगा ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो सिर्फ आपको ये लिखना है कि ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, बस। फिर प्रसंग में लिख देना है, प्रसंग इसमें इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता एवं अव्यवस्था के विषय में बताया गया। अनुवाद में आपको वाराणसी के बारे में जो आपको ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है, यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्रित चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों में प्रतिदिन यहाँ आया करते हैं, उसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये हो गए। फिर उसके बाद सेकंड वाला है, इसमें भी संदर्भ आपका सेम ही रहेगा। इसकी हिंदी में क्या हो जाएगा, वाराणसी प्राचीन काले गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति गोदते। वाराणसी में प्राचीन काल में ही घर घर में विद्या अलौकिक जो प्रकाशित होती रहती है। एक सेकंड में अभी आया बेटा। हाँ तो सॉरी वो जरा कोई आया था। हाँ तो फिर हम लोग कहाँ पे थे, वाराणसी में घर घर में विद्या की अलौकिक जो कि प्रकाशित होती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। और यहाँ पे अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्यिक और अध्ययन में अध्यापन इस समय भी लगे हुए हैं, अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं, अब तो विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते रहते हैं। कहाँ आते रहते हैं, वाराणसी में आते रहते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय है जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ये होगा, बाकी इसके अपने देख लीजिएगा आप यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ये सारे आपको चैप्टर पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वाराणसी नगर कुत्र स्थिता, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, वाराणसी नगरी गडाया तटे स्थिता, वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर वैदेशिका पर्यटिका कस्या शोभाम अवलोक के वाराणसी प्रसन्न थे, वैदेशिका पर्यटिका गड़गा घटाना शोभा विला के वाराणसी प्रसन्न थे। क्या शोभा बढ़ाते हैं, तो गंगा घाट के जो आपके वो हैं घटान शोभा विलोक के वाराणसी क्या शोभा बढ़ाते हैं, तो गंगा जी के जो घाट हैं वो वहां पे शोभा बढ़ाते हैं। उसके बाद वैदेशिका किमर्थ केन हेतु ना वाराणसी अग्रसित, क्यों आते हैं, तो वैदेशिका संस्कृत अध्ययन, वाराणसी जो विदेशी लोग हैं संस्कृत वाराणसी क्यों आते हैं, तो संस्कृत अध्ययन के लिए आते हैं। वाराणसी कृति विश्वविद्यालय संति,
कितने विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। वाराणसी कस्य भाषा केंद्रम अस्ति? वाराणसी कौन सी भाषा का केंद्र है? वाराणसी नगरी कस्य भाषा केंद्रम अस्ति? या ये सारा क्वेश्चन तीनों मिला के पूछे जा सकते हैं। अगर ये आंसर आएगा, ये तीनों आएंगे, चौथा वाला ये भी, तो इन सभी का उत्तर सिर्फ इतना होगा। सॉरी, एक सेकेंड, इसका उत्तर सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना होगा। ठीक है, अगर ये सब पूछा जाता है तो उसका उत्तर इतना होगा। वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली? तो वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, तो भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। ठीक है, फिर का मुगल राज्य वाराणसी अगस्त भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन मकरोध, तो मुगल युवराज दारशिको वाराणसी अज्ञात भारत ये दर्शन शास्त्रम अध्ययन। ठीक है, फिर उसके बाद में दाराशिको कुत्र गत्वा भारतीय संस्कृत मकरोध, कहाँ गया था? तो दाराशिको वाराणसी के गत्वा भारतीय संस्कृत मध्यम मकरोध। फिर दाराशिको कस्या भाषायाम उपनिषद अनुवाद अकरायत, तो किसने क्या अनुवाद करवाया था? तो दाराशिको पारसी भाषाएं उपनिषदाम अनुवादम अकरायत, तो संस्कृत भाषा के जो आपके थे संस्कृत भाषा से उसका अनुवाद पारसी भाषा में कराया था। वाराणसी नगरी केशा संगम स्थली स्थिति या का नागरी विविध धर्माणा संगम स्थली, या वाराणसी कैसा संगम स्थली? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, विविध धर्मों का संस्कृत स्थल। तो वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, क्यों प्रसिद्ध है? तो वाराणसी विविधाना शिल्प आना कलाना संस्कृत भाषाया संस्कृत कचे केंद्रे प्रसिद्ध अस्ति। कुत्र मरण मंगल भवति, कहाँ मरना मंगल माना गया? तो वाराणसी मरण मंगलम भक्ति। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी आपके कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये है वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थित था? वाराणसी नगरी गड़गिया कुले स्थित था। वाराणसी बाकी कस्या शोभा विलोका पटाना, ये नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। फिर उसके बाद मैं और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ पे आपका जाता हूँ। उसके बाद आपका है देशभक्त चंद्रशेखर आजाद। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं पहले इन दोनों का आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये अपने पढ़ लेने हैं, जो आपके वाक्य होते हैं संस्कृत भाषा का जो हिंदी में अनुवाद है ये आपको कर लेना है। ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ये आप लोग करने लेने हैं। ठीक है, तो न्यायाधीश पीठे का आसेन अस्ति, तो न्यायाधीश पीठे एक पारसिक अस्ति। चंद्रशेखर आजाद का आसीत्? चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता के चंद्रशेखर कद बंदीकृत। चंद्रशेखर आडगढ़ शासके राजद्रोही घोषित अतः बंदीकृत। क्यों बंदीकृत, क्यों उन्हें जेल में डाला गया था? क्योंकि उन्हें राजद्रोही घोषित कर दिया गया था। चंद्रशेखर राज्य का अपराध, क्या अपराध किया दोनों लोग? चंद्रशेखर कस्य आरक्षम मस्तके पाषाण खंडे प्रारहते। चंद्रशेखर स्वामिनी किम अकथ्यत? चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति कहते, उन्होंने स्वयं को आजाद कहा था। स्वनाम उन्होंने, चंद्रशेखर ने खुद का नाम अपने आप को आजाद बताया था। ठीक है, चंद्रशेखर स्वयं किम अवदत? चंद्रशेखर स्वयं कुत्र किम अवदत? तो चंद्रशेखर स्वयं कारागारम अवदत। स्वयं खुद के घर को क्या बताया था? कारागार मेरा घर है, मेरा नाम आजाद है, कारागार मेरा घर है। न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम किम अदंडयत, क्या उन्होंने दंड दिया? न्यायाधीश चंद्रशेखर पत्र 10 काशाघातान अडदयत। तो कश्या या फिर कश्या ताड़िते चंद्रशेखर किम अकृत? तो कश्या ताड़ित चंद्रशेखरा पुनः पुनः जयत भारतम इति अख्यत। उसके बाद आपका ये नहीं है कारागार मम इति, ये भी नहीं। चंद्रशेखर स्वपितु नाम की था, उन्होंने अपने पिता का नाम क्या बताया था? तो उन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया था। कारागार एवं मम गृहम इति का अवदत, कारागार एवं मम गृहम इति चंद्रशेखर अवदत। फिर क्या चंद्रशेखर रक्त बाधित दुर्मुख का आसित? दुर्मुख चांडाल आसित। न्यायाधीश का आसित? न्यायाधीश एक दुर्जुप दुर्दस पारसी का आसित। बस ये आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं खंडकाव्य। तो यहाँ पे मैं जरा आपको खंडकाव्य की बात बता देता हूँ, जरा खंडकाव्य में आपको क्या करना है। ठीक है, तो खंडकाव्य में मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा खंडकाव्य,
क्योंकि खंड का जो आपके सिटी का है, हर सिटी का अलग अलग आता होगा, आपको अपने मॉडल में देख लेना है। आपकी सिटी आपकी बुक में भी दिया होगा, आपकी सिटी के लिए कौन सा है। यूपी के 75 जिलों के लिए अलग अलग खंड का डाला गया। जैसे मैं शाहजहाँपुर में रहता तो मेरे लिए मातृभूमि थी, मातृभूमि वाला था। तो आपके लिए में जो आता है तो आपको वो याद कर लेना। और मैं इसमें बता दूं आपको क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो इसमें जो आपका, अगर आपके उसमें चरित्र चित्रण जरूर होता है, तो चरित्र चित्रण आपको वो याद कर लेना होता है। चरित्र चित्रण, अगर आप चरित्र चित्रण याद कर लेंगे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चरित्र चित्रण आता है। और पूरे की आपको कथा वस्तु आपको याद कर लेनी है। जो पूरे उसकी कथा वस्तु होती है, कथा वस्तु आपको याद कर लेनी है, चरित्र चित्रण याद कर लेना, कथा वस्तु याद कर लेनी है और सारांश याद कर लेना है। याद करने का मतलब क्या है, रटना नहीं है। याद करने का मतलब ये है आप लोगों को पूरा एक बार अपना समझ लेना है कि क्या क्या होगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे आपको आ जाते हैं मातृभूमि के लिए, तो इसमें डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी ने लिखा। आपको लेखक का नाम याद जरूर कर लेना है कि आपका वाला जो खंड काव्य किसने लिखा है। जैसे कि मातृभूमि है तो डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी ने लिखा है, तो जयशंकर त्रिपाठी ने लिखा है। तो जैसे कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताएगा, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए कि क्या बताया गया है। तो इन लोगों ने मातृभूमि में चंद्रशेखर का बताया हुआ है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में इन लोगों ने पूरा बताया हुआ है। जैसे चंद्रशेखर आजाद का, अगर यहाँ पे इन लोगों को चरित्र चित्रण आपको जरूर याद कर लेना। आपके अगर मातृभूमि में चरित्र चित्रण दिया हुआ है और जो ज्यादातर दिया हुआ तो वो आपको इसलिए याद कर लेना क्योंकि चरित्र चित्रण करना आसान होता है। उसमें अथवा में क्वेश्चन आता है, या तो आपको कथा वस्तु पूछी जाएगी, कथांकन पूछा जाएगा, या तो आपका अथवा में चरित्र चित्रण पूछा जाए। तो चरित्र चित्रण अगर आप याद कर लेते हो, देखो वो एक तो आपको याद करने में आसानी रहती है। जैसे चंद्रशेखर के बारे में आपको है तो बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे। और याद करना है, लिखना है, आपको हेडिंग वाइज लिखना है कि क्या थे, एक अच्छे युवक के रूप में, नेता के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में। तो हेडिंग वाइज अगर आप याद करेंगे तो आप हेडिंगें याद करेंगे। मेन आपको हेडिंगें याद करनी है कि हेडिंगें क्या क्या थी। क्रांतिकारी थे, सरल स्वभाव के थे, युवा नेता थे, या फिर अपने देश प्रेमी थे, मातृ के भूमि के लिए प्रेम था, और जो भी आपको उनके रिलेटेड है वो सब आपको याद कर लेना है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे ना तो फिर आप उसके अंदर आपको बना के लिख सकते हैं। अगर आपको जैसे याद कर लिया आपने कि वो मातृभूमि से प्रेम करते, तो मातृभूमि के बारे में आप बना के लिख सकते हैं ना। तो ये आपको हेडिंगें याद कर लेनी। फिर संकल्प, संघर्ष तथा बलिदान, जो इसके जो खंड होते हैं अलग अलग, उसके बारे में बात करी गई है। तो वो आपको हो सके, जितना हो सके आपको पढ़े एक बार पूरा लेना है। और याद चरित्र चित्रण तो जरूर ही याद कर लें, क्योंकि चरित्र चित्रण जरूर आता है। किसी भी खंड का, बहुत ही कम ऐसे सेट आते हैं जिन सेट में आपको चरित्र चित्रण ना पूछा जाए। मेरे तो 10th और 12th दोनों में चरित्र चित्रण आया था, 9th 10th 11th और सब में चरित्र चित्रण आया था। तो चरित्र चित्रण आपको जरूर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि वो एक ऐसा होता है, वो जरूरी आता है और वो याद भी जल्दी हो जाता है। अब कथा वस्तु या फिर सारांश आप याद कर रहे हैं, नहीं याद हो रहा, तो उसमें आपको दिक्कत आती है, और ये आपको आसानी से याद हो जाता है। और एक बार पूरा सारांश एक बार जरूर पढ़ लेना, चैप्टर का सारांश की पूरा जो आपकी जो मातृभूमि है, जो पूरा आपका खंड काव्य है, वो कहना क्या चाह रहा है। ये एक कहानी होती है जो आपके लिए लिखी जाती है, एक तरीके से एक कहानी होती है खंड काव्य की, ठीक है। तो ये हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अति लघु गद्य वाले प्रश्नों पे, ये हटा देते हैं। फिर रस छंद अलंकार, इसके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बनाई थी। रस छंद अलंकार, रोला सोटा, सब आपको एक ही वीडियो में बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था। जैसे कि रस क्या होते हैं, हास्य रस और आपका करुण रस। हास्य रस किसी को देख के मन में आपके हास्य नाम के स्थायी भाव का अभाव विभाग होता है, या किसी की वेशभूषा को देख के आपके अंदर हास्य नाम के वेशभूषा, चेष्टा आदि को देख के आपके मन में हास्य नाम के भाव का अभाव विभाग होता है, तो वहां पे हास्य रस होता है। जहां पे किसी को, आपकी किसी प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति के आपके रुष्ट हो जाने से, आपके दूर जाने के, जब आपके मन में आपका करुण, वो रति नाम के अभाव विभाग होता है, तो उसे आपको करुण रस कहते हैं। और करुण रस, और उसके आपको उदाहरण जरूर एक एक याद कर लेने बेटा, ठीक है। उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको परिभाषा से ज्यादा उदाहरण पे ध्यान देना होता है। अब तो इसमें उदाहरण आपको जितने ज्यादा हो सके उदाहरण पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उदाहरण पूछा जाता है। फिर आपको नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि हास्य रस का, करुण रस का, कौन से रस का है, तो आपको उदाहरण पर टिक करना होता है। या फिर आपको दे दिया जाएगा करुण रस का उदाहरण कौन सा है, और नीचे 4-5 दे दिया जाएंगे, तो आपको उसमें टिक करना होगा कौन सा करुण रस का उदाहरण है। तो आपको उदाहरण आपके मॉडल पेपर में दिए होते हैं, तो उदाहरण जितने ज्यादा हो सके पढ़ लीजिएगा। खाली आपको एक बार पढ़ने से समझ में, और एक तो और बात, जैसे करुण रस का आप खुद पढ़ेंगे, अगर आपको उसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई विलोचन वाली बात है, कोई अपने जैसे कि किसी से दूर जा रहा है, कोई मतलब कि कष्ट वाली बात हो रही है, किसी के रूठ जाने की बात हो रही है, किसी की नष्ट होने की प्रिय चीज की बात हो रही है, तो वहां पे करुण। अब किसी की हंसने की बात हो रही है, किसी की चेष्टा के बारे में बात हो रही है, इस तरीके से, तो आप वहां पे हाथ रख दोगे। ये तो बहुत
दो ही रस हैं आपके 10th में, हास्य रस और करुण रस। कोई ज्यादा रस है नहीं जो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको सिर्फ 2 रस पे ध्यान देना है, हास्य रस और करुण रस। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसे जरूर देखिएगा। छंद, छंद रस, छंद अलंकार। छंद आपको रोला सोल्टा वो भी अध्ययन के लेने, और अलंकार आपका रूपक अलंकार और उपमा अलंकार और उपमेय अलंकार, ये तीनों मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको उदाहरण सहित बताया था, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना होती है और उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। सारे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी परिभाषा के साथ में, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ में, तो उसे बहुत जरूर देखिएगा। फिर हिंदी व्याकरण में प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची, अगर आपको टाइम मिलता है तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर संस्कृत व्याकरण, संधि विच्छेद, आपका धातु रूप, ये आपको शब्द रूप एक बार पढ़ लेना है। और जो निबंध है, निबंध यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे अब ना जाके मैंने आपके लिए निबंध के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई, जिसमें मैंने आपको 10 निबंध एक वीडियो में कराए हैं, 10 निबंध एक वीडियो में कराए। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और निबंध लिखने की और मैट्रिक बता दूँ, निबंध एप्लीकेशन ये सब आपको सबसे बाद में लेके जाना है, इसे पहले नहीं लिखना है। निबंध हो सके जितना हो सके उतना बाद में लेके जाना है, और जितना हो सके सबसे एंड में ही। बस आपको ये देखना है कि निबंध के लिए अलग से आप 15 से 20 मिनट अपने छोड़ने हैं, चाहे आपका पेपर कितना भी हो, आपको वहां पे रोक देना है और 15 मिनट निबंध करने लगना है। क्योंकि 9 से 10 नंबर का निबंध आता है, तो छोड़ना नहीं है। और 9 नंबर का निबंध आता है तो उसमें एक मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी, 2 नंबर जो है आपको किसके मिलते हैं, 2 नंबर आपको स्ट्रक्चर के मिलते हैं, 7 नंबर आपको निबंध के मिलते हैं। तो मतलब कि कैसी हेडिंग वाइज जो आपकी हेडिंगें बनी हुई हैं, आपके हेडिंगों का जो स्ट्रक्चर बना है अपना, 2 नंबर तो सिर्फ उसके मिलते हैं। तो अगर आपको अंदर का नहीं आता तो आप अगर हेडिंगें बना के चलाएंगे, 2 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे, अंदर में थोड़ा बहुत भी लिखाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था निबंध का कि 2 नंबर की आपको उसका 7 नंबर आपको लिखने के मिलते हैं। कुछ नहीं, अंदर आप 4 या 5 नंबर का भी लिख के आते हैं, 2 और 4 आपके 6 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। जो मैंने बहुत काफी अच्छे से आपको निबंध बताया हुआ था, उसमें देख लेना। और जितना कोशिश करने निबंध को 2 से 2.5 पेज में लेके जाना है, ज्यादा 4-4, 6-6 पेज नहीं लिखने हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम कम होता है। अगर टाइम बच रहा है एंड में तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल अगर आप मिनिमम 3 या 2.5 से 3 पेज का लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा, अगर आपने अच्छे से लिखा है। और निबंध वो लिखना है जो आपको कभी अच्छे से आता है, उसमें 4 से 5 दिए होते हैं, 3 से 4 आपको ऑप्शन दिया होता है, आपको कोई अपने मन से करना। तो जो आप पहले पढ़ लें, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं अपने पास से, क्योंकि देखिए याद करा हुआ वहां पे आप नहीं लिख पाएंगे, आपको वहां पे लिखना अपने ही मन से पढ़ेंगे। याद करा हुआ लिखेंगे तो आप सोचेंगे क्या याद किया था, लिखेंगे उसमें बहुत टाइम जाएगा। आप ऐसा लिखे जो आप खुद से लिख सकते हैं, बस आपको पेन लेकर उठाना है और लिखने लगना है कि ये अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में मैंने आपको A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करा पाया मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कराए थे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपके नॉर्मल इससे पूछे जाते हैं, रस छंद अलंकार वाले, जो मैंने करवा दिया। और जो आपके गद्य और पद के 5 नंबर के गद्य से और 5 नंबर के पद से पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को अपनी उस वाली वीडियो से कवर अप कर लेना है। तो जितना पूरा यूपी बोर्ड का पूरा पेपर मैंने एक ही वीडियो में आपको सॉल्व करवाया, जितना हो सके आप इस वीडियो को एक बार, अगर ना समझ में आई हो, एक बार में ना याद हुआ, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो जितनी चीजें मैंने कराई हैं आपको, दोनों काव्य के और गद्य और पद्य दोनों के आपको जीवन परिचय, तो दोनों अच्छे से याद कर लेने, कतई अच्छे से याद कर लेने। उसके बाद में मैंने आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश कराए हैं, वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। और गद्यांश पद्यांश करने पढ़ लेने हैं, गद्यांश पद्यांश याद नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ये याद कर लेना कि कौन से चैप्टर का कौन सा लेखक है और कौन से चैप्टर से लिया गया है। यही आपको संस्कृत के संग करना है कि कौन से चैप्टर का है वो लिख लेना है। संस्कृत में एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको लेखक नहीं लिखे होते हैं। और आपकी जो खंड काव्य की बात होती है, खंड काव्य में भी आपको अपने लेखक का नाम याद रखना होगा, जो मातृभूमि के लिए जो आपके हर शहर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोशिश करते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहो। और आपके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, आपका पेपर है 22 फरवरी को। कोशिश जितना हो सके आपको कोशिश करनी है, बहुत अच्छा करके आना है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, 24/7 आपको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।